हेलो नमस्कार, दिस इज मी तरुण, बॉलीवुड दोस्त आपका, और लेकर आता हूँ बॉलीवुड टॉकीज। बॉलीवुड टॉकीज के इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं रेखा की शादी की दास्तान। कैसे, किससे हुई शादी और फिर क्यों शादी के बाद हुई आत्महत्या। देखिए सब कुछ इस पूरे एपिसोड में। देखते रहिए बॉलीवुड टॉकीज का ये एपिसोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। अब दोस्त और परिवार वाले कहने लगे कि रेखा को अब फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसी सलाह देने वाली एक दोस्त रही मशहूर फैशन डिज़ाइनर बीना रमानी। उन्होंने एक शख्स के बारे में रेखा को बताया जो रेखा का हमसफर बनना चाहता है। गिनती तो वैसे उस शख्स की एक फ़ैन के रूप में थी, लेकिन ये दीवाना फ़ैन दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन था। बीना रमानी ने रेखा को मुकेश से मिलने को कहा, पर रेखा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बीना ने एक दिन ज़बरदस्ती फ़ोन पर बात करवा दी। पहले तो एकदम साधारण सी बात हुई, पर बात दिलचस्प होने लगी और पता ही नहीं चला कि कब काफ़ी देर तक बात होती रही। बीना रमानी अब अक्सर रेखा से कहती थी कि मुकेश से अच्छा हमसफ़र तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी ही बातें करता है। रेखा की एक दोस्त एयर होस्टेस भी थी। उनका नाम था सुखविंदर। वो मुकेश अग्रवाल की भी दोस्त थी और वो भी यही चाहती थी कि रेखा और मुकेश लाइफ में सेट हो जाएं। हमसफ़र के तौर पर मुकेश अग्रवाल बेस्ट चॉइस हैं और उन्हीं के कहने पर रेखा पहली बार मुकेश से मिली। रेखा को मुकेश का दीवानापन बहुत पसंद आया। फिल्मी दुनिया से अलग एक साधारण दुनिया जिसमें वो एक आम महिला की तरह फील कर रही थी। और जब सुखविंदर के कहने पर रेखा मुकेश अग्रवाल के घर गई तो बात और भी जम गई। बेहद सरल लगने वाले लोगों ने रेखा का दिल जीत लिया। अब समय आ गया था जब रेखा को खुद के लिए सोचना था। सिर्फ एक ही महीना हुआ था मुकेश अग्रवाल को जाने हुए, लेकिन एक खिंचाव रेखा को महसूस होने लगा और उस अपनेपन ने रेखा को कुछ भी ना सोचने पर मजबूर कर दिया। रेखा अब मुकेश के लिए कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। बस इतनी बड़ी स्टार के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, ख्वाहिश सरनेम की, ख्वाहिश शादीशुदा जिंदगी की, ख्वाहिश दूसरी औरत का ठप्पा हटाने की। और एक दिन मुंबई जब मुकेश अग्रवाल आए तब रेखा और मुकेश की ये तीसरी मुलाकात थी। मुलाकात के बीच ही मुकेश ने रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रेखा हिचकिचा गई, लेकिन सुखविंदर ने बहुत प्रेशर दिया तो रेखा ने हाँ कह दिया। मुकेश खुशी से पागल हो गए और बोल पड़े, अभी शादी कर लें। और यही चाहत रेखा के दिल में भी थी, शादीशुदा औरत बनने की। और इस चाहत के पल को वो बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी। क्या पता कल दोनों में से किसी का इरादा बदल जाए, इसलिए आज ही शादी होनी चाहिए। दोनों के माता पिता उस वक्त मुंबई में नहीं थे, लेकिन शादी तो करनी थी। कांजीवरम की सिल्क साड़ी और गहने पहनकर रेखा एक दुल्हन की तरह तैयार हो गई और मुकेश अग्रवाल के साथ निकल गई। मंदिर की तलाश हुई जहां शादी की जा सके। कई मंदिर देखे पर भीड़ ज्यादा थी, बात नहीं बनी। रात 10 बजी तो एक मंदिर मिला, मुक्तेश्वर देवालय। वहां भी पुजारी सो चुका था। मुकेश अग्रवाल ने उसे जगाया और शादी करवाने की बात कही। वो ना कहने ही वाला था और जैसे ही पुजारी ने दुल्हन को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने थी रेखा। वैसे तो शाम की आरती के बाद मंदिर खोलने और शादी करवाने पर पाबंदी थी, पर इतनी बड़ी स्टार की चकाचौंध के सामने पुजारी सब कुछ भूल गया और दोनों की शादी करवा दी। हालांकि बाद में पुजारी को इसकी सज़ा मिली। उस पुजारी का नाम था संजय, जिसको हमेशा के लिए उस मंदिर से निकाल दिया गया। रेखा और मुकेश अब पति पत्नी बन चुके थे। आज 36 साल की उम्र में रेखा को उनका जायज़ हक मिला था, एक सरनेम मिला था। अब वो रेखा अग्रवाल हो गई थी। उस दिन रेखा के पांव जमीन पे नहीं थे। शादी होने के बाद
दोनों हेमा मालिनी के घर पहुंचे। हेमा जी रेखा की बहुत अच्छी दोस्त थीं और साथ ही दीप्ति नवल भी मुकेश को अपना भाई मानती थी। इसीलिए रेखा ने दीप्ति नवल को फ़ोन किया और कहा, आज से मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। आज से मैं रेखा अग्रवाल हूँ। रेखा अग्रवाल। 24 घंटे के अंदर ही फिर हनीमून मनाने के लिए दोनों लंदन चले गए। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन हनीमून पर पहुंचते ही वो खुशी काफूर हो गई। 7 दिन के हनीमून के दौरान पहली बार जब नई नवेली दुल्हन को पता चला कि मेरा पति डिप्रेशन का शिकार है और वो हर रोज़ डिप्रेशन की बहुत सी गोलियां खाते हैं, तब रेखा ने खुद को समझा भी लिया कि मैं हर कमी को नज़रअंदाज करूंगी और इस रिश्ते को कामयाब बनाऊंगी। पर कोई बात तो थी जो मुकेश को परेशान कर रही थी। रेखा ने ये जानना चाहा तो रेखा को जवाब मिला, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में ए बी है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी एक ए बी है, यानी आकाश बजाज। वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और 10 साल से मेरा इलाज कर रही हैं। एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो फिल्मों में जाना चाहती थी और वो मुझे एक दिन छोड़कर चली गई। इसी कारण मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन का इलाज करवाते हुए मैं डॉक्टर आकाश बजाज के काफ़ी करीब आ गया। डॉक्टर खुद एक डिवोर्सी थी। मैं उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह शामिल होना चाहता था। आकाश की बेटियों के साथ गेम खेलता, छुट्टियां बिताता। एक दिन मैंने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा तो डॉक्टर आकाश ने कहा, मुकेश, मैं अपनी रेडीमेड फैमिली का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रेखा ने इन अतीत की बातों को तवज्जो देना ठीक नहीं समझा और वो अपने शादी वाले इस रिश्ते को कामयाब बनाने की कोशिश में लग गई। मुकेश पर डिप्रेशन काफ़ी हावी था और इस वजह से मुकेश ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। ये बात बताई थी मुकेश अग्रवाल के दोस्त नीरज ने। जब हनीमून से मुंबई लौटे तो अपने दोस्तों के लिए मुकेश ने एक पार्टी रखी। पार्टी के दौरान मुकेश ने नीरज को फ़ोन लगाया और ये कहा कि भाई, मुझे सुसाइड करना है, मैं बिल्डिंग से कूदना चाहता हूँ। नीरज ने बहुत समझाया और कहा कि अभी तुम्हारी शादी हुई है दोस्त, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नीरज ने बाद में ये बताया था कि बीमारी की वजह से वो कई बार ऐसा कर चुके थे। नींद की गोलियां खा लेते थे, खुद ही स्विमिंग पूल में डूबने की कोशिश करते थे, पर किस्मत अच्छी रहती थी कि हर बार उन्हें बचा लिया जाता था। लेकिन ये बातें रेखा को नहीं पता थी। मैगजीन्स, अखबारों में अक्सर वो इंटरव्यूज़ देती और अपनी कामयाब शादी की बातें किया करती थी। मुकेश को अपना सच्चा प्यार बताती थी। साल 1990 आया तो 15 अप्रैल को पुष्पावली की उपस्थिति में एक बार फिर से इन दोनों की शादी हुई। एक प्रसिद्ध मंदिर में रेखा और मुकेश को वैदिक संस्कारों के जरिए फेरे दिलवाए गए और फिर से शादी हुई। और ख़ास बात ये भी रही, इस शादी में मौजूद थे रेखा के वो पिता जिन्होंने इनकी कभी भी सुध नहीं ली थी, यानी जेमिनी गणेशन। रेखा अब माया नगरी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली में आलिशान बंगले बसेरा में बसेरा करने की सोचने लगी थी। वो सोचती थी कि अब मैं वहीं चली जाऊंगी और जैसे ही प्रेग्नेंट होंगी तो फिल्में भी छोड़ दूंगी। कितनी हसीन होगी वो लाइफ, रेखा अग्रवाल की लाइफ। यही चीज़ें रेखा सोचा करती थी। पर कुछ महीनों बाद ही ये हसीन वादियाँ छटने लगी। अक्सर वीकेंड पर रेखा दिल्ली आया करती थी और उनके आने पर मुकेश एक शानदार पार्टी देते थे जिसमें इनके बहुत से दोस्त होते थे। धीरे धीरे रेखा को ये समझ में आने लगा कि मैं उनके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ हूँ जिसको दिखाकर वो हर जगह वाहवाही लूटना चाहते हैं। थोड़े ही दिनों में ये भी पता चल गया कि मुकेश अग्रवाल अपने बिजनेस में असफलता का सामना कर रहे हैं। बिजनेस सही नहीं चल रहा। तब रेखा ने उनसे कहा, आप फिजूल की पार्टियों में समय बर्बाद ना करें, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। पर ऐसा नहीं हुआ। मुकेश अपना कारोबार छोड़कर ज़्यादा समय अब मुंबई में गुजारने लगे। रेखा की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी बन गई। रेखा की फिल्मों की शूटिंग, बॉलीवुड पार्टियां, अक्सर उन्हीं में समय बिताया करते थे।
उनकी नज़र में रेखा अब मशहूर और प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाने की कड़ी बन चुकी थी। राजीव गांधी के फार्म हाउस से गुजरते हुए अक्सर वो रेखा से कहते थे कि मेरी मुलाकात राजीव गांधी से करवा दो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान है रेखा। तब रेखा ने कहा, मैं उन्हें जानती हूँ पर वो मेरे दोस्त नहीं है। वहीं ग्वालियर ले जाने की भी जिद करते थे। मुकेश ने कहा, मुझे माधवराव सिंधिया से मिलवा दो, मुझे वहाँ पर ग्वालियर में एक फैक्ट्री खोलनी है। लेकिन अब ऐसी ही हरकतें बार बार हो रही थी। रेखा को मुकेश का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो मुकेश का बिजनेस कार्ड है जिसके साथ वो बड़े लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं। 3 महीने बाद ही अब दोनों के विचारों में टकराव होने लगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम चुप नहीं रहे और आज तुम मेरा सुख और चैन पे लौटना चाहते हो। अरेंज मैरिज, सरनेम की चाह, रेखा को जल्द ही इन चीज़ों ने बिना सोचे समझे इस शादी के फैसले पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ सामने साफ साफ नज़र आ रहा था। दोनों के अहम अब एक दूसरे से टकराने लगे थे। धीरे धीरे रेखा को डिप्रेशन की बीमारी के बाद अब सुसाइड करने की टेंडेंसी का भी पता चला। रेखा रिश्ते को इतनी आसानी से ख़त्म तो नहीं करना चाहती थी। आखिरकार वो भी इंसान थी, भावनाएं भी थी। लेकिन ये शादी अब इनके लिए परेशानी का सबब बनने लगी। खूबसूरत लम्हा जिससे अक्सर कहा करती थी, अब वो बदसूरत होता जा रहा था। लेकिन फिर भी रेखा ने खुद को समझाया। मुकेश के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश भी की, पर हाथ लगी तो बस नाकामयाबी। फिर सोचा शायद कुछ दूरी बना ली जाए तो ये दरारें भर सकती है। दिल्ली आना अब रेखा ने इसी कारण कम कर दिया। झगड़ों से बचने के लिए अब कॉल भी उठाना कम कर दिया था। मुकेश अग्रवाल के दोस्त नीरज ने बताया था कि मुकेश की हमेशा से ही बॉलीवुड में मेलजोल बढ़ाने की तमन्ना थी। वो अक्सर चाहते थे कि किसी भी तरह मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाऊं। यहाँ तक कि कोई अगर बॉलीवुड की हस्ती दिल्ली आती थी तो वो अक्सर उन्हें घर पर इनवाइट किए बिना नहीं रह पाते थे। अब प्रश्न ये समझ में आने लगा था कि रेखा से शादी ये प्यार था या बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री से शादी करके अपनी वाहवाही बटोरना। रेखा अपना एक सफल रिश्ता चाहती थी, एक प्यार करने वाला पति जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सके। रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए रेखा ने समय को सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वहीं मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ना आने और फोन ना उठाने की बात पर अब एक अलग ही रास्ता निकाला और इस रास्ते ने दोनों के रिश्तों के बीच और खटास पैदा कर दी। क्योंकि मुकेश ने अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र मीडिया में करना शुरू कर दिया। अब रेखा और मुकेश के रिश्ते सबके लिए खुली किताब की तरह थे। रेखा जिन रिश्तों की तारीफ किया करती थी, अब उस रिश्ते का खोखलापन मैगजीन्स की खबरों पर दिखाई देने लगा था। अब अखबारों और मैगजीन्स में खबरें बनने लगी और उनके टाइटल होते थे रेखा एक्सपोज्ड या फिर द शॉकिंग पास्ट ऑफ रेखाज हस्बैंड। मीडिया से बात करके मुकेश ने रेखा और ख़ुद के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। रेखा के लिए रिश्ता लगभग ख़त्म हो चुका था। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इतनी आसानी से चली जाएगी, ऐसा रेखा ने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं मुकेश भी डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे थे। रेखा ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और अपना सारा दिमाग फिल्मों की शूटिंग में लगा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही खबर आई कि मुकेश ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। वो खुदकुशी करना चाहते हैं, पर समय रहते उन्हें बचा लिया गया। रेखा उस वक्त ना ही मुकेश के पास थी, ना ही उनसे उनकी कोई बात हुई थी। लेकिन अब फिल्म पत्रिकाओं को नया मसाला मिल गया था। उन्होंने पूरा इल्ज़ाम रेखा पर लगा दिया। बड़े बड़े टाइटल्स से खबरें छपी, हाउ रेखा ड्रो मुकेश अटेम्प्ट सुसाइड। रेखा इन खबरों के बाद अब हिल सी गई थी। इसी कारण थोड़े दिनों में ही रेखा ने मुकेश को फ़ोन किया और कहा, अगर एक शादी नहीं चल पा रही तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो झूठे दिखावे के लिए रिश्तों का ढोंग करे या धोखा करे। एक ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने का क्या फ़ायदा जिसका कोई भविष्य ही ना हो।
कुछ दिनों बाद दोनों की आपस में फिर से बात हुई और दोनों ही तलाक लेने के लिए रजामंद हो गए। लेकिन जैसा रेखा ने सोचा, इस बार फिर से वैसा नहीं हुआ। तलाक की कार्रवाई के दौरान मुकेश रेखा से वापस मिलने की कोशिश करने लगे। फोन करते रहे, पर जब तलाक होने वाला था, फैसला हो ही चुका था, तो वापस पलटने का कोई मतलब भी नहीं था। ये तय था, दोनों के सोच विचार अब आगे कभी मेल नहीं खाएंगे। और ऐसे में डिप्रेशन के शिकार मुकेश अक्सर अपने दोस्त नीरज को कहते थे कि यार, मैं अब आत्महत्या करूंगा। ये उनका एक स्टाइल हुआ करता था। नीरज ने हमेशा यही सोचा कि ये सिर्फ ध्यान खींचने या अटेंशन पाने के लिए मुकेश करता है। पर एक दिन मुकेश ने फिर ऐसी कोशिश की, लेकिन इस बार वो कामयाब हो गए। अपने बेडरूम में दुपट्टे से मुकेश ने खुद को फांसी लगा ली। रेखा उस समय न्यूयॉर्क में स्टेज शो करने गई हुई थी। मुकेश की भाभी ने रेखा को फ़ोन करके बताया और कहा, तुम अपना ध्यान रखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त रेखा को अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग उनसे हमदर्दी जताने की बजाय मुकेश की मौत का जिम्मेदार ही बना देंगे। तुम्हारी जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई नीता, उसने आत्महत्या कर दी। मुकेश की माँ जो अपने बेटी की मौत से बहुत गम में डूबी थी, उन्होंने कह दिया, वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। बस फिर क्या था, मुकेश के परिवार के अलावा फिल्म पत्रिकाएं और बॉलीवुड के कुछ लोगों ने भी रेखा को आड़े हाथों ले लिया और मुकेश की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्हीं दिनों रेखा की फिल्म शेषनाग भी रिलीज हुई थी। फिल्म के पोस्टर्स पर जहां जहां रेखा की तस्वीरें थी, वहां लोगों ने कालिख पोतना शुरू कर दिया। कुछ जगह तो गोबर फेंका गया। एक जाने माने फिल्म निर्देशक और एक्टर ने तो ये कह दिया कि रेखा नेशनल वैम्प है। एक प्रसिद्ध निर्देशक ने कहा, रेखा की वजह से कोई भी सम्मानजनक परिवार किसी हीरोइन को अपनी बहू नहीं बनाएगा। रेखा ने तो फिल्म इंडस्ट्री पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। कोई भी ईमानदार डायरेक्टर, निर्माता अब उनके साथ काम नहीं करेगा। रेखा के फैंस का प्यार अब नफरत में बदल चुका था। डायन रेखा का नया नाम बन गया। ऐसा मान लिया गया कि अब रेखा का करियर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ी फिल्म अब रेखा के पास नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा था कि सब लोग एक हो गए हों, और लोगों की नफरत का अंदाज़ा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि जब शेषनाग फिल्म रिलीज़ हुई तो कोई भी उस फिल्म को देखने तक नहीं गया। कितना आसान था सबके लिए आधी अधूरी जानकारी की बुनियाद पर अपना फैसला सुना देना। रेखा की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। मुकेश अग्रवाल के साथ क्या वो खुश थी? उन्हें क्या तलाक लेने का अधिकार नहीं था? जब वो मुकेश की ज़िंदगी में नहीं थी, तब भी तो मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर वो उस समय कामयाब हो जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या रेखा होती? रेखा उस वक्त चारों ओर से घिर चुकी थी। एक तो मुकेश की आत्महत्या का दुख, और बिना किसी वजह से लोगों की नफरत अब बहुत हो चुका था। दुनिया के सामने रेखा आई और एक फिल्म पत्रिका से उन्होंने बातचीत की, अपना पक्ष रखा और कहा, आई डिडंट किल मुकेश। पहली बात, मैं कभी भी तलाक नहीं लेना चाहती थी। मुकेश ने खुद ये प्रस्ताव रखा था। हमारे स्वभाव के बीच का फ़र्क जो था, वो तो मैंने हनीमून पर ही महसूस कर लिया था। ये एक अरेंज मैरिज के लिए मेरी बड़ी बेताबी थी, जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। मैंने ये बात खुलकर कही थी, अगर दो लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो फिर अलग होने में कोई बुराई भी नहीं। हमारे रिश्ते में ऐसा मोड़ आ गया था जहाँ पर हमारे मतभेदों का सुलझना नामुमकिन था, और साथ ही अलग होने के फैसले पे तो हम दोनों राजी थे। हर तरफ लेकिन ये खबर फैलाई गई कि मुकेश ने मेरे दुपट्टे से सुसाइड किया है, और वही मेरी बेवफाई का सबूत है। पर लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि वो मेरा ही दुपट्टा था? क्या मेरा उस पर कोई नाम लिखा था? ऐसा लगता है कि लोग ये साबित करना चाहते थे कि मैंने मुकेश को मारा है, पर लोगों ने तो सोच लिया था कि कैसे भी हो रेखा को वो बदनाम करके रहेंगे। मुकेश के दोस्तों और परिवार वालों ने अब हादसे की सारी तोहमत रेखा के
सेक्रेटरी फरजाना पर डाल दी। हर कोई जानता था कि फरजाना रेखा के साथ साये की तरह रहती है और फरजाना से मिले बिना कोई रेखा तक पहुंच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि रेखा को बहुत प्यार करने वाले मुकेश भी फरजाना से मिले बिना रेखा तक नहीं पहुंच पाते थे। इसी कारण अब फरजाना और रेखा के रिश्ते पर भी सवाल उठा दिए गए। रेखा को बाइसेक्सुअल करार दे दिया गया। रेखा और फरजाना के रिश्ते पर तोहमत लगा दी गई। रेखा को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा, हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, वो सिर्फ एक बीमार सोच की पैदाइश है, इसके सिवा कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कह दिया कि रेखा की नज़र मुकेश के पैसों पर थी। लेकिन इस बात का खंडन खुद मुकेश के भाई अनिल अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रेखा ने तो आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा। रेखा बहुत परेशान हो चुकी थी, अपने आप को कई हफ्तों तक अपने कमरे में कैद कर लिया। तो इस दास्तान में बस इतना ही। लेकिन अगर आप रेखा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर इधर ऊपर देखिए, यहाँ लिंक है, इस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और सीधा आप पहुँच जाएंगे उस वीडियो पर जहाँ पर रेखा की ये पूरी बायोग्राफी है। तो आप देखते रहिए इस चैनल को। ये भी बीवी का टीवी का एक सेकेंडरी चैनल है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो बनता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें बनाते हैं, सच्ची चीज़ें बनाते हैं। हम बिल्कुल बकवास और झूठी बातें नहीं बताते, हम वही बताते हैं जिसमें सत्यता होती है। तो देखते रहिए बीवी का टीवी बॉलीवुड टॉकीज एंड बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफीज के चैनल। मैं हूं तरुण, अब आज्ञा दीजिए मुझे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।